हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है कि हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। जैसे हमारे पास एक कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। इस टाइप से नंबर है हमारे पास। और अगर हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना होता है ना, जोड़ना होता है, तो हम किस तरीके से जोड़ते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं और इसको हम एस लिख रहे हैं, समेशन। ठीक है। तो इस समेशन का मतलब ये है कि हम 1 2 3 4 5 और इस तरीके के जितने भी नंबर है सबको हम जोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन इस नंबर को क्या हम, अगर कोई पूछता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक के नंबर है, 5 नंबर है, तो अगर कोई बोलता है कि इसमें कितने नंबर्स हैं तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, है ना, 5 डिजिट है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछता है कि क्या 1 और 2 के बीच के किसी नंबर को क्या हम ऐड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ 1 और 2 को ही ऐड कर रहे हैं। वैसे ही 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, इसके बीच के नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे है ना। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। लेकिन हम इस 1 और 2 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं इन सबको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसे इसे इस टाइप से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम, है ना, जहां पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है। और इसी एस को अगर हमें लिखना हो तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सिग्मा के फॉर्म में। याद होगा आपको कि हमने समेशन में इसको देखा था कि सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ हम आई लिख देते हैं, एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेके मान लेते हैं 5 तक है ना। तो ये सिग्मा क्या करता है? इस वेरिएबल में आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐड करता जाएगा, है ना। तो इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये इसका मतलब ये होता है। तो सिंबल के फॉर्म में ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये सिग्मा किसके लिए यूज होगा? सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम मतलब वो सिस्टम होता है जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर यही चीज होता, अगर कोई हमसे ये बोलता कि आप इस 1 और 2 के बीच में जितने नंबर है उन सबको ऐड करके बताओ, तो हम ऐड कर पाते? नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इसके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। तो हमें जो ये सिग्मा मिला है ये सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है ना। लेकिन ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया? कंटिन्यूअस सिस्टम, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम अगर समेशन के फॉर्म में सीखें तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? सिग्मा का। ठीक है। वैसे ही जब हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम होता है ना, कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब क्या है वो भी हम सीखेंगे। तो कंटिन्यूअस सिस्टम जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें क्या कर रहा है? एक्चुअली में सेम ही काम कर रहा है। ये दोनों जो भी ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर सेम टाइप के काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये दोनों एडिशन कर रहा है ना। लेकिन एडिशन अलग अलग टाइप के चीजों का हो रहा है। ये डिस्क्रीट सिस्टम को ऐड कर रहा है जहां पे हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, जबकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम को ऐड कर रहा है ना। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? हमें क्या करना होता है? एक्चुअली में चीजों को ऐड करना होता है। तो अब हम किस चीजों को ऐड करने के लिए सिग्मा, ये समेशन का यूज करेंगे, है ना। तो मान लो कि अगर हमारे पास ये एक कोई फिगर है, ठीक है, ये हमने एक
ठीक है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं ए है और विड्थ बी है। तो अगर कोई पूछता है कि इसका एरिया कितना होगा तो हम क्या बोलते हैं इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा ए इंटू बी। ये हमने पहले क्लासेस में काफी पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया वगैरह कितना होता है। तो ये एरिया हमें निकालना आता है, ठीक ना। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि ये एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या था, एक कर्व ही था। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो ये इस टाइप का एक कर्व था, ये भी एक्स और वाई एक्सिस पे कर्व प्लॉट हो रहा है, ठीक ना। तो अगर कोई पूछता है कि आप हम मुझे ये एरिया बताओ कि यहां से यहां तक का एरिया कितना होगा, तो क्या हम ये एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट का एरिया निकाला था, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल था, है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी पहले से है ना। और लेकिन क्या हम यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी नहीं है। अगर ट्रायंगल होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता, है ना, जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व सरफेस है। तो अगर हमें इसको एरिया निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे होता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए। किसका एरिया कैलकुलेट करना होता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो किसी कर्व के अंदर के एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो अब ये चीज आपको बार बार आपके फिजिक्स वाले चैप्टर में ये चीजें बार बार रिपीट होगी। सेम टाइप की चीजें आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा था, है ना। वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के बीच में, याद करो आपके पास इस टाइप से दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, है ना। इस दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस r हुआ करता था और इसका मास m1 और इसका मास m2 होता था। तो इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या ट्रीट करते थे, एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते थे, उसे हम बोलते हैं पॉइंट मास, है ना। तो इसके बीच में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास था। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के जगह पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होता, एक रॉड होता और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, इस पूरे रॉड का मास m1 होता और इसका मास m2 है, तो क्या अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर पाएंगे, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो मास है इसका एक पर्टिकुलर लेंथ भी है ना। जबकि ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है, और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। तो ये अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से जितने भी काउंटेबल ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर इस टाइप से ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी बोलते हैं। तो इसके कारण अगर हमें या इसके कारण इस पे फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। और इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम, तो इस रॉड पे हम एक छोटा सा मास, ये मास कैसा मास होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके, है ना। और इसके कारण इस पे हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्स क्या होगा, एक छोटा सा फोर्स होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएफ फोर्स बोल रहे हैं, है ना। और इसी डीएफ फोर्स इस लेंथ में कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यही डीएफ 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 छोटा छोटा डीएफ मिलके ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो ये सारे फोर्स मिलके कंप्लीट डीएफ बन जाएगा।
तो इंटीग्रेशन का मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक ना। तो इसको हम इस तरीके से समझने का ट्राई करते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, ये ले लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एरिया एक्चुअली में किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के टर्म्स में इसका एरिया हम लिख सकते हैं, कितना होगा, ए इंटू बी। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें तो ये एक्चुअली में बना कैसे होगा, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और ये एक छोटा सा स्ट्रिप बना है ना, और यही स्ट्रिप अगर बहुत इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, अगर यही स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप अभी यहाँ पे है, फिर ये स्ट्रिप यहाँ पे हो सकता है, ये स्ट्रिप हम कहीं भी चूज कर सकते हैं इस टाइप से। तो अगर हम इसी रेक्टेंगल को इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, है ना, तो ये सारे पार्ट मिलके क्या फॉर्म होगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो अगर हम इस एरिया को इस सारे एरिया के साथ ऐड करते जाएं तो हमें ये कंप्लीट एरिया ए बी निकलना चाहिए, है ना। तो हमें बेसिक में कौन सा एरिया पता होता है, रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, नहीं है। वैसे ही अगर हमें इस टाइप से, मान लो ये कर्व जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये कर्व है, और हमें यहां से यहां तक बताना है कि ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको भी एक रेक्टेंगल लेंगे, है ना। तो अगर हम इस तरीके से सोचने का ट्राई करो कि ये हमने एक रेक्टेंगल चूज किया, तो क्या ये रेक्टेंगल कंप्लीटली इस एरिया को कवर करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर मैं इसको इनलार्ज करके बनाऊं तो ये ऐसा कुछ बन रहा होगा, देख सकते हो। अगर हम इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई करके देखें तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। तो ये एरिया, ये कर्व इसको यहाँ पे टच कर रहा है, जबकि ये रेक्टेंगल ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि अगर ये चीज काफी पास आ जाए, है ना, ये जो साइड है, ये साइड इसके काफी पास आ जाए, तो ये एक इस टाइप से छोटा सा स्ट्रिप बनेगा, नहीं है। तो क्या हम इसके स्ट्रिप का लेंथ मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे, है कि नहीं। तो जब भी हमें कोई छोटा सा स्ट्रिप चूज करेंगे, हमेशा उसका लेंथ हम क्या लेंगे, dx ही लेंगे। आ रही बात समझ में, है कि नहीं। तो अगर हमें ये चीज, कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें एक रॉड टाइप का कोई चीज हो, है ना, फिजिक्स में ये सारी चीजें आपके पास बार बार आएंगी, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से एलिमेंट्स को चूज करना है ना। तो इसको हम बोलते हैं चूजिंग एलिमेंट्स। तो हमें इसमें, इसको हम किस तरीके से करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, ये L है और ये लेंथ, ये विड्थ B है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें अपने इसको अगर हमें अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके दिखना है, तो कैसे हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे मूव करेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा हमने एलिमेंट चूज किया। इस एलिमेंट का ये हमने इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे मूव किया, x डिस्टेंस पे, है ना। और यहाँ पे इसका लेंथ हम क्या चूज करेंगे, dx लेंथ का चूज करेंगे, क्लियर है। तो अगर हम इस एलिमेंट की बात बोलें, तो इस एलिमेंट को अगर हम आगे लिखेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट है, ठीक ना। हम यहाँ पे
और बाकी किसी पार्ट की चीजें नहीं कर रहे हैं। अब बताओ कि इस एलिमेंट का विड्थ लेंथ कितना है, तो हमने इसका लेंथ हमेशा हमें क्या चूज करना है, dx चूज करना है। और ये विड्थ कितना होगा, तो विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कितना हो जाएगा b। तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, हम क्या लिखेंगे b इंटू dx। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमने इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या लिखा, b इंटू डी। तो हमें करना क्या एक्चुअली में कि हमें ये देखना है कि हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसको अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट को कंबाइन करें तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाना चाहिए, नहीं है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो इसमें ये इस टाइप का रेक्टेंगल बहुत सारे हैं, और यही सारे रेक्टेंगल को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, है ना। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये हम लोग बाद में सीखेंगे, यही चीज हमें अभी सीखना है कि कैसे ये चीज इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। अभी बस हम कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं जो आपको फिजिक्स में बार बार यूज होगा, तो हम उस चीज को समझते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये इस टाइप का है, ठीक है। अभी हमने इसके थ्रू लिया था, अभी भी इसका लेंथ हम L एज्यूम कर रहे हैं और इसके विड्थ को B ले रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक स्ट्रिप इस तरफ से चूज किया था, अब हम इस तरफ से चूज नहीं करके नीचे की तरफ से चूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी स्ट्रिप को कोई इस तरीके से भी चूज कर सकता है ना। तो फिजिक्स में जब हम करेंगे तो वहां पे हमें जिस हिसाब से काम पड़ेगा उस हिसाब से एलिमेंट चूज करेंगे, है ना। तो हमने ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे लिया, तो अब ये हम क्योंकि राइट हैंड साइड में मूव कर रहे थे इसलिए हमने x लिया था, इसको हम ऊपर की साइड मूव कर रहे थे उसको हम y एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सॉरी, कट, रेडी, 1 2 3 गो। तो कट, रेडी, 1 2 3 गो, ठीक है। तो यहां पे हम इसको y चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने y लिया है तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, जब हमने x मूव किया तो dx लिया था, y जब मूव करेंगे तो dy मूव करेंगे। अब इस स्ट्रिप के बारे में सोचो, ये हमारे पास स्ट्रिप है, इसका ये लेंथ कितना है L, ये विड्थ कितना है dy। तो अगर कोई इस स्ट्रिप का एरिया पूछता है तो हम ये एरिया क्या लिखेंगे, L इंटू dy, है कि नहीं। तो ये हमारा एरिया हो गया। डिपेंड करता है कि तुम ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने चूज किया है वो एलिमेंट इस तरफ से ले रहे हो या इस तरफ से ले रहे हो, किस तरफ से चूज करना है ये फिजिक्स में काम आएगा, है ना। फिजिक्स में बताया जाएगा हमें किस तरीके से चूज करना होता है। एक इस तरीके का सोचो, अगर हमारे पास कोई रिंग होता, ठीक है, तो इस रिंग पे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट चूज करना है, कोई छोटा सा एलिमेंट चूज करना है तो कैसे चूज करोगे, है ना। तो ये एलिमेंट, ये रिंग है तो इसके कुछ ना कुछ ये वाला पार्ट होगा, है ना, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे भी x एक्सिस और y एक्सिस है। तो अब बताओ कि इस पे एलिमेंट कैसे चूज करोगे। तो अब जैसे हमने इस तरफ से x मूव किया था तो क्या हम यहाँ पे x आगे मूव कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते, क्योंकि ये रिंग इसी डिस्टेंस पे आके खत्म हो जा रहा है, इसके आगे ये नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है। क्या हम y डिस्टेंस पे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिंग है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ है, एक सर्कल के फॉर्म में, है ना। तो जब भी सर्कल के फॉर्म में होगा तो हम किस में अपने रिंग को चूज करेंगे, तो यहाँ पे फिक्स क्या है, रेडियस फिक्स है, और चेंज क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है ना। सर्कल के केस में आपको याद होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस एंगल थीटा एंगल पे जाके एक स्मॉल एंगल डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, है ना। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा dl,
है ना। ये कंप्लीट लेंथ कितना है 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो ये छोटे से लेंथ को हमने डीएल चूज कर लिया, है ना। अब ये यहाँ पे इसको इनलार्ज करके हम देख रहे हैं, ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रिप है, ये एंगल कितना होगा डी थीटा, ये लेंथ कितना होगा डीएल, ये कितना है आर। अब ये बताओ कि इस डीएल आर और डी थीटा में रिलेशन क्या होता है ना। तो आपको थीटा याद होगा, थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर देते रेडियन में, एल बाई आर से, है ना। याद होगा आपको, ट्रिगोनोमेट्री में हमने किया था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये एंगल कितना है डी थीटा, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी एल बाई आर, है ना। सेम फॉर्मूला, तो डीएल को हम क्या लिख पाएंगे डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, है ना। तो ये हमने एल और डीएल और डी थीटा में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। ये रिलेशन आपको याद समझ में आना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये सब चीजें आगे यूज होने वाली है। तो जब भी हमें रिंग में टाइप में अगर कुछ चीजें एलिमेंट को चूज करना हो तो हम किस तरीके से चूज करेंगे, इस तरीके से चूज करेंगे, नहीं है। वैसे ही फोर्थ टाइप का, अगर मान लो कि हमारे पास एक डिस्क होता है ना, डिस्क समझ में आ रहा है, एक प्लेट टाइप का जो होता है ना, जिसमें ये कंप्लीट पार्ट क्या है फिल किया हुआ है। तो अब ये बताओ कि ये डिस्क बना कैसे होगा, है ना। तो ये डिस्क कैसे बना होगा, अगर हम इसी टाइप के रिंग को रेडियस को बस हम चेंज करते जाए, तो ये देखो ये कंप्लीट इसी टाइप का क्या बन जाएगा डिस्क बन जाएगा। यानी अगर हमें इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है तो हम इस टाइप का चूज नहीं कर सकते, तो हमें किस टाइप का चूज करना होगा रिंग टाइप का, है ना। तो यहां से हम आर डिस्टेंस पे मूव किया हमने, है ना। ये आर क्या है वेरिएबल है। अब यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है रेडियस चेंज हो रहा है, क्योंकि हम रेडियस को कम या ज्यादा करेंगे तो हमें ये डिस्क कंप्लीट होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने जाके ये ले लिया, ये एक रिंग कंसिडर किया, और इस रिंग का विड्थ कितना होगा डी आर, है ना। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इस टाइप का एक फिगर है, हाँ ये आर डिस्टेंस पे है और ये इसका विड्थ कितना है डी आर, है ना। अब अगर कोई पूछता है कि आप ये बताओ कि इस जो हमने रिंग चूज किया है इसका एरिया कितना होगा, है ना। तो ये एरिया कैसे जनरेट होगा, तो अगर हम ये इस रिंग को यहां से कट करके ओपन कर दें, तो कट करके ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा इस टाइप का बन जाएगा, है ना। ये इसका विड्थ है डी आर, ये वाला विड्थ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो रेडियस कितना है आर और टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, नहीं है। तो अगर हम क्योंकि अब देखो ये कंप्लीटली किसके तरह बिहेव करेगा एक रेक्टेंगल की तरह, जिसका लेंथ पता है विड्थ पता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो अगर हमें डिस्क में लेना हो तो हम इस तरीके से चूज करेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं डिस्क, ये क्या है रिंग, क्लियर हो रहा है। तो हम इस तरीके से टर्म्स को चूज कर रहे हैं, ठीक ना। मान लो हमारे पास ये इस टाइप की एक फिगर है जिसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर, है ना। तो अगर हमें सिलेंडर दिया हुआ है ना, तो सिलेंडर
किस टाइप का होगा? तो अगर कोई बोलता है कि इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा और ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो अगर इसका ये बेस r है और ये हाइट h है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई r इंटू एच, हमने किया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो अगर हमें सिलेंडर में अगर एक छोटा सा पार्ट और अगर हमें सिलेंडर को कंप्लीट करना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं? अगर बेस पे डिस्क को हम एक के ऊपर एक रखते जाएं, है ना, तो ये डिस्क है, इसके ऊपर एक और रखा है, एक और रखा है, एक और रखा है, इस टाइप से अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट डिस्क। इस सब का साइज क्या है? सेम है, नहीं? तो ये एक डिस्क कंप्लीट हो रहा है। तो अगर तुम्हें सिलेंडर में कुछ टर्म्स चूज करने हो या कोई एलिमेंट लेना हो तो हम डिस्क टाइप का ले सकते हैं। अगर कुछ फ्लो इस तरफ से हो रहा है, इस डायरेक्शन से हो रहा है, और अगर रेडियली बाहर की तरफ हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर का केस है। अभी आपको ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा, है ना, ये जब आप फिजिक्स में करोगे तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 4 केसेस जो थे, रॉड का, है ना, रिंग का और डिस्क का, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, किस तरीके से हम उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को चूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक पार्ट था कि इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम एलिमेंट्स को चूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन हमारा एम ये नहीं है, ये बस आपको फिजिक्स के पर्पज से समझाया गया है, क्योंकि ये चीजें फिजिक्स में आपका आना स्टार्ट होगा कि कैसे हम एलिमेंट्स को चूज करते हैं, ठीक है। बाकी इन सब चीजों को कैसे सॉल्व करना है वो चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा काम इस चीजों को सॉल्व करके सीखना है कि अगर इंटीग्रेशन का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम सॉल्व करके कैसे आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये सब सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है, उसका एक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए, इसमें कुछ भी होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास से जब हम इस चीजों को और डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या करना होता है, तो वहां पे हम इजीली इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल, है ना। और इंटीग्रल किसको बोलेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो तो हमें उसमें किस तरीके से सोचना है, क्या करना होगा जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ओके, बाय।